हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 2019 और 2020 का समावेशी का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, जो आया हुआ था 2019 में 2020 में। तो इसके जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चंस थे आज हम सिर्फ उन्हें देखेंगे, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए तो काफ़ी बड़ा वीडियो बनेगा। तो इस वाले वीडियो में सिर्फ ऑप्शनल क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें 1 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हैं अति लघुत्तरी उन्हें देखेंगे, और फिर एक और वीडियो बनाएंगे उसमें सारे लघुत्तरी प्रश्नों को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम करेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपके ऑप्शनल जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें सॉल्व। ठीक है, कोविड के चक्कर में 2 साल प्रमोट कर दिया गया था तो एग्जाम नहीं हुए थे। ठीक है, तो जो भी पेपर मिले हैं प्रीवियस ईयर के उन सभी को हम करेंगे। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि कौन विशिष्ट बालक नहीं है? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक या अल्पसंख्यक बालक? तो देखिए, विशिष्ट बालकों के हमने प्रकार पढ़े थे। उसमें हमने देखा था कि जो बच्चा बहुत होशियार होता है, प्रतिभाशाली बालक, ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, तो ये भी विशिष्ट बालक होते हैं। मंदबुद्धि बालक ये भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, हर क्लास में 1 या 2 ही होंगे, तो इन्हें भी विशिष्ट बालक कहा जाता है। दृष्टि दोष युक्त बालक जो देख नहीं पाते, ये भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, तो ये भी विशिष्ट बालकों में आ जाते हैं। ठीक है, अपराधी जो बालक होते हैं, जो अपराध करते रहते हैं, ठीक है, तो वो भी विशिष्ट बालकों में आ जाते हैं। समस्यात्मक बालक हैं, वो भी विशिष्ट बालकों में आते हैं, ठीक है? या जो सुन नहीं पाते बिल्कुल भी, वो भी विशिष्ट बालकों में आते हैं। तो ऐसे बालकों को हम विशिष्ट बालक कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। लेकिन अल्पसंख्यक बालक, ये विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जैसे आप आदिवासी हैं और आप जनरलों के बीच में बैठे हैं, ठीक है? तो आप क्या हैं, अल्पसंख्यक हो गए। या बहुत सारे आदिवासी बैठे हैं, आप अकेले चले गए, तो आप अल्पसंख्यक हो गए, ठीक है? तो ये विशिष्ट बालक का प्रकार नहीं है, ठीक है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान या उपरोक्त सभी? देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, ऐसे बच्चों को जो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है? आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता, बहुत जल्दी चीज़ों को वो कवर कर लेते हैं, ठीक है? और बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो आपसे प्रश्न पूछते रहते हैं, ठीक है? तो ऐसे बालकों को क्या है, आप तीव्र गति से पढ़ाएँगे, ठीक है? तीव्र गति से अध्ययन करेंगे, क्योंकि क्या है कि अगर आप धीरे-धीरे और बच्चों के समान उन्हें पढ़ाते रहे, तो वो बोर हो जाएँगे क्लास में, क्योंकि उन्हें तो बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जा रही हैं। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक है। दूसरा संपुष्ट कार्यक्रम, मतलब उनके लिए अलग से कार्यक्रम रखेंगे ताकि और एक्स्ट्रा नॉलेज उन्हें दी जा सके। ठीक है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा कि व्यक्तिगत ध्यान, आपको व्यक्तिगत ध्यान देना पड़ेगा। जो ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है ना, उसका दिमाग भी इधर-उधर बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है, तो आपको व्यक्तिगत रूप से भी उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो तीनों ही ऑप्शन ठीक हैं, इसलिए यहाँ का फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान कैसे कर सकते हैं आप? अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से या प्रक्षेपित प्रविधि से? देखिए, प्रारंभिक अवस्था की बात हो रही है, जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, तो आप कैसे पता करेंगे कि बच्चा मंदबुद्धि है? ठीक है, तो देखिए, आप परीक्षण तो नहीं कर सकते कि आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाएँ। ठीक है, बच्चा छोटा है तो आप एक्सपेरिमेंट तो नहीं करेंगे। ठीक है, आप इंटरव्यू नहीं लेंगे, उसका साक्षात्कार नहीं करेंगे। ठीक है, कि आप साक्षात्कार करने लग जाएँ उस पर। तो इसका सही आंसर होगा अवलोकन प्रविधि से। ठीक है, आप अवलोकन करेंगे उसका, देखेंगे कि बच्चा नई चीज़ों को समझ पा रहा है और बच्चे समझ ले रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे करके अवलोकन करके पता करेंगे कि बच्चा मंदबुद्धि वाला है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्देशन की आवश्यकता होती है अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, समान व्यक्तियों को या सभी व्यक्तियों को? तो देखिए, निर्देशन की आवश्यकता है ना, वो सभी व्यक्तियों को पड़ती है, चाहे वो अपंग हो, ठीक है, सही से चल ना पाता हो, उसे भी ज़रूरत है निर्देशन की। आप उसे निर्देश देंगे तभी वो सही से काम कर पाएगा। या जो विशेष व्यक्ति हैं उन्हें भी निर्देशन की ज़रूरत पड़ती है, या समान व्यक्ति सभी को पड़ती है। ठीक है, निर्देशन की आवश्यकता सभी को पड़ती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष की पहचान है आंखों को बार बार झपकाना, पढ़ते समय आँखों में दर्द होना, पुस्तक को आँखों के निकट रखना, उपयुक्त सभी परेशानियाँ। तो देखिए, जो दृष्टि दोष से पीड़ित है, उसे चीज़ें सही से नहीं दिखती, तो वो क्या करेगा, आँखों को बार-बार झपकाएगा, ठीक है? पढ़ते समय उसकी आँखों में दर्द होगा, ठीक है? और कभी-कभी कुछ बच्चे आपने देखा होगा, बिल्कुल आँखें को क्या करते हैं, बिल्कुल बुक को बिल्कुल पास ले आते हैं, फिर जाके चीज़ों को पढ़ते हैं, तो वो भी दृष्टि दोष की ही पहचान है, ठीक है? तो ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, दृष्टि दोष की पहचान है। जो दृष्टि दोष से पीड़ित होगा, वो तीनों ही कार्य करेगा, ठीक है? तो उपयुक्त सभी परेशानियाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्टता का समप्रव्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, कुछ कहा नहीं जा सकता? तो देखिए, जो विशिष्टता है, इसका जो समप्रव्यय होता है, वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर श ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक या शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक? तो देखिए, विशिष्ट बालकों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है? बौद्धिक दृष्टि से भी हमने विशिष्ट बालक देखे थे कि प्रतिभाशाली है कोई, कोई मंदबुद्धि बालक है। शारीरिक दृष्टि से भी हमने देखा था कि कुछ समस्यात्मक बालक आ जाते हैं, ठीक है? अपंग बालक आ जाते हैं इसमें, अपंग हैं, या
देख नहीं पाते चीज़ों को, सुन नहीं पाते, तो वो भी आ जाते हैं इसमें। शैक्षिक दृष्टि से भी हमने देख लिया था, लेकिन हमने जातिगत दृष्टि से कोई भी नहीं देखा कि हमने जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालकों को बाँटा हो। तो स ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक जो हैं, वो विशिष्ट बालकों के वर्ग में नहीं आते हैं। ठीक है? और देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन लिपि या ब्रेल विधि संबंधित है श्रवण दोष से, मानसिक दोष से, अपंगहीनता से या दृष्टि दोष से। तो आप सभी को पता होगा लुई ब्रेल ने ब्रेल विधि का आविष्कार किया था, जो कि फ्रांस के थे। ठीक है? और इसमें 6 डॉट होती हैं जो उभरे हुए होते हैं, ठीक है? इनके यूज़ से ये लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो इसका जो ब्रेल विधि है वो किससे संबंधित है? तो दृष्टि दोष से संबंधित है। जो देख नहीं पाते वही इसका यूज़ करते हैं पढ़ने-वढ़ने के लिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ? 1991, 1992, 1993 या 1995? तो जो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम है, वो 1992 में पारित हुआ था। ठीक है? तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम है, वो कब पारित हुआ? तो 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो विशिष्ट बालक हैं, तो इसमें क्या है कि सभी बच्चे इंक्लूड हैं, चाहे वो मंदबुद्धि बालक हों, चाहे वो प्रतिभाशाली हों। ठीक है? तो अगर आप ऐसे कार्यक्रम चलाएँगे, जो सिर्फ़ विशिष्ट बालक सॉरी जो प्रतिभाशाली बालकों के लिए ही हों, तो मंदबुद्धि बालक रह जाएँगे या जो मंदबुद्धि बालकों के लिए चलाएँगे, तो जो दृष्टि दोष से ग्रसित बालक हैं, वो रह जाएँगे। तो आपको सभी को इंक्लूड करना है इसमें, विशिष्ट बालक में सभी आ रहे हैं। तो विशिष्ट बालकों के लिए जो शिक्षा के लिए कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनमें विशिष्ट कार्यक्रम भी आते हैं, संवर्धन कार्यक्रम भी आते हैं, औपचारिक कार्यक्रम भी आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल या अधिक, 50 डेसिबल या अधिक। तो देखिए जो श्रवण बाधित बालक होते हैं, इनकी जो सुनने की क्षमता होती है, वो 60 डेसिबल या उससे अधिक होती है। अगर आप 60 डेसिबल में कोई चीज़ बोल रहे हैं, तब वो चीज़ों को सुन पाएँगे या उससे अधिक तेज़ आप बोल रहे हैं कोई चीज़, तब वो सुन पाएँगे। लेकिन अगर 60 डेसिबल से कम है, ठीक है, धीरे आप बोल रहे हैं, तो वो नहीं सुन पाएँगे चीज़ों को। ठीक है, तो ये श्रवण बाधित बालक होते हैं। इनकी जो सुनने की क्षमता होती है, वो कितनी होती है? 60 डेसिबल या उससे अधिक। ठीक है, अगर उससे तेज़ आवाज़ जैसे कि अगर कोई ट्रक वगैरह जा रहा है, तो उसका जो साउंड होता है, उसकी जो क्षमता होती है वो 60 डेसिबल या उससे अधिक होती है। ठीक है? तो वो आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है? अगर आप उससे धीरे बोलेंगे तो चीज़ों को वो नहीं सुन पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता या उपरोक्त सभी? तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। ठीक है? जो विकलांग बालक होते हैं उनकी शिक्षा की भी हम बात करते हैं। जो रोगों से ग्रस्त है उनकी भी बात करते हैं, जो अक्षम है उनकी भी बात करते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12 या 6/18? तो सही दृष्टि की बात की गई है, तो 6/6 ही होगा क्योंकि 6 में से आपको 6 पूरा दिख रहा है, तो सही दृष्टि यही कहलाएगी। ठीक है? तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना या बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो देखिए शैक्षिक समावेशन की यहाँ पे बात हो रही है और समावेशी शिक्षा के बारे में हम जानते हैं जिसमें हम सभी लोगों की शिक्षा की बात करते हैं। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है? विकलांग हो, चाहे कैसा भी हो, सभी की शिक्षा की हम बात करते हैं समावेशी शिक्षा में कि एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर सभी को एक साथ शिक्षा देना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो शैक्षिक समावेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। ठीक है? इसका ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शैक्षिक समावेशन का मतलब है सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो देखिए भाटिया बैटरी वाला जो क्वेश्चन है, वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर से आया है। फर्स्ट सेमेस्टर में हमने जब बुद्धि चैप्टर पढ़ा था, तो भाटिया बैटरी के बारे में पढ़ा था। ठीक है? पूरा वीडियो हमने पढ़ा है। तो भाटिया बैटरी में कितने उप परीक्षण होते हैं? 2, 3, 5 या 7? तो भाटिया बैटरी जो है, इसमें कुल उप परीक्षण की बात करें तो 5 उप परीक्षण होते हैं। ठीक है? यहाँ पे सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो 5 उप परीक्षण हैं। तो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर आया था हमने देख लिया। अब हम 2020 का जो क्वेश्चन पेपर आया है समावेशी शिक्षा का, इसमें जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन्स आए थे उन्हें हम देखेंगे। तो देखिए अभी तक क्या था कि आपने सिर्फ ट्रेलर देखा था। असली मूवी 2020 का पेपर है। ठीक है? अभी आप सोचते थे कि समावेशी शिक्षा बहुत आसान है, आसानी से हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन 2020 का पेपर जिसने भी बनाया है ना, उसने सोच के रखा था कि कब तक यार बच्चे साइंस और मैथ में फेल होते रहेंगे। इस बार समावेशी शिक्षा में भी फेल कर ही देते हैं। तो उसने ऐसे क्वेश्चन्स रखे हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस थे ज़्यादातर क्वेश्चन्स। ठीक है? तो डेट वगैरह ज़्यादातर पूछी गई थी
और सारे ऊपर से निकल गए थे सभी के, ठीक है? तो इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेना। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या था इसमें। पहला प्रश्न था कि संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब की? 14 दिसंबर 1974, 11 दिसंबर 1975, 12 दिसंबर 1974, 9 दिसंबर 1975। देखिए ऑप्शन भी उसने इतने पास-पास रखे हैं ना कि आपने गलती से भी अगर पढ़ भी लिया हो ना, तब भी आपके दिमाग में नहीं आएगा कि क्या हो सकता है। ठीक है? तो संयुक्त राष्ट्र ने निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब की थी? तो 9 दिसंबर 1975 को की थी। ठीक है? निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब की? तो 9 दिसंबर 1975 को। क्यों की थी? तो विकलांग व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों के संरक्षण की इसमें बात की गई थी। ठीक है? जितने भी विकलांग व्यक्ति होते हैं, जो निःशक्त होते हैं, ठीक है? तो उन व्यक्तियों के मानवीय अधिकारों की संरक्षण की बात की गई है इसमें। ठीक है? और कब की गई? तो 9 दिसंबर 1975 को इसकी घोषणा की गई थी। 4th ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है? तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही समझिए। आप इतना ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। ब्रेल लिपि, हिंदी लिपि, अंग्रेजी लिपि या संस्कृत लिपि? तो आप सभी को पता होगा कि दु दृष्टिबाधित होते हैं जो देख नहीं पाते चीज़ों को, उनके लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है। ठीक है, लुई ब्रेल ने बनाई थी ब्रेल लिपि। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन सलमांकता किस वर्ष आयोजित किया गया? 1994, 1993, 1995 या 1992? ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल समझ में आ गया होगा। कि विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन सलमांकता किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992, 93, 94, 95 ये ऑप्शन है आपके। तो देखिए जो विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन है, ये 1994 में आयोजित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर सलमांकता लिखा हुआ है, ये एक जगह का नाम है जिसका नाम है सलामांका। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। ठीक है, स्पेन में इसका आयोजन किया गया था 1994 में, सलामांका नाम की जगह है वहाँ पर। तो वहाँ पर विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1994 में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हकलाने का कारण होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, उक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हकलाने का रीज़न क्या हो सकता है कि बच्चे हकलाते हैं? ठीक है, तो पहला तो यही हो सकता है कि वंशानुक्रम, ठीक है, कि बचपन से ही ये चीज़ है उनके अंदर, जीन से ही उनके अंदर आई है कि वो नहीं बोल पाते चीज़ों को सही से। दूसरा वातावरण से भी कि भाषा का इतना अच्छे से विकास ही नहीं हुआ उनकी, ठीक है, कि भाषा का विकास जो है वो सही से नहीं हो पाया, इस चक्कर में भी वो हकला रहे हैं। तो दोनों ही रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया? 1986, 1987, 1989 या 1988? देखिए ज़्यादातर डेट वाली चीज़ें पूछी गई हैं इसमें, जिस पे हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है इन्हें अच्छे से याद कर लेना और जहाँ भी आपको डेट देखने को मिले तो उसको तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? सन वगैरह याद कर लेना। तो भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसे 1987 में लागू किया गया था। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1987 में भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम लागू किया गया था। जबकि इसके बाद ही एक और पूछा जा सकता है कि जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब चलाया गया? ठीक है, यहाँ पे जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात हो रही, जो कि 1996 में चलाया गया था। ठीक है, हो सकता है ये आपसे पूछ ले, तो याद रखना कि 1996 में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया था, ताकि जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, वो देश के प्राथमिक स्तर तक पहुँचाई जा सकें, ठीक है? मतलब सभी तक पहुँचाई जा सके, उनकी पहुँच सभी तक हो सके, ठीक है? तो इसलिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया था 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है दृष्टिबाधितों के लिए, श्रवण बाधित करते हैं, मानसिक मंदता वाले बालक करते हैं या विशिष्ट अधगम अक्षमता वाले बालक करते हैं, ठीक है? टेलर फ्रेम का प्रयोग कौन करता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेलर फ्रेम का प्रयोग कौन करता है? ठीक है, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मानसिक मंदता या विशिष्ट अधगम अक्षमता वाले बालक। तो देखिए जो टेलर फ्रेम होती है, इसका जो उपयोग है वो दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं, जो चीज़ों को देख नहीं पाते, ठीक है? वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? कैसे करते हैं? तो टेलर फ्रेम होता क्या है? तो लकड़ी की एक फ्रेम होती है, ठीक है? जिसके अंदर लोहे की सीट लगी होती है और सीट में 8 कोणीय छिद्र होते हैं, मतलब क्या है कि बहुत सारे छेद देखने को मिलेंगे, ठीक है? फिर इसका यूज़ जो है ये लोग गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने में करते हैं, ठीक है? या तो गिनने वगैरह में करते होंगे, ठीक है? गिनती वगैरह में, तो गणित के जो क्वेश्चन्स वगैरह होते हैं वो इससे सॉल्व होते हैं, ठीक है? एक लोहे की बहुत बड़ी सीट होती है, बड़ी-सी फ्रेम होता है, जिसमें बहुत सारे छेद देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो उसका यूज़ किसमें किया जाता है? तो मैथ्स से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी, उसमें सॉल्व किया जाता है, ठीक है? उसमें यूज़ किया जाता है और कौन करता है? तो दृष्टिबाधित जो बालक होते हैं, वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक समाजीकरण की प्रक्रिया सीखते हैं, विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से या उपरोक्त सभी से?
ठीक है, समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बालक कहाँ से सीखते हैं? ठीक है, समाज में घुलना-मिलना, बातचीत करना, दोस्त बनाना, ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं बालकों के अंदर? विद्यालय से आती हैं, रुचियों से आती हैं, परिवार से आती हैं, उपरोक्त सभी। तो देखिए समाजीकरण की अगर हम बात करें तो समाजीकरण की जो पहली एजेंसी है, वो परिवार को माना जाता है। ठीक है, कि परिवार से बच्चा ये सारी चीज़ें सीखता है। उसके बाद दूसरी एजेंसी जो है वो विद्यालय या आस-पड़ोस से मानी जाती है। ठीक है, कि विद्यालय से सीखता है। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि विद्यालय भी इसमें आ रहा है और परिवार भी आ रहा है। ठीक है, तो रुचियों से भी हम मान लेते हैं। तो तीनों ही चीज़ें सही हैं यहाँ पर, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, आत्मज्ञान होता है परामर्श का मुख्य उद्देश्य, आत्म स्वीकृति होता है, सामाजिक सामंजस्य होता है, उपरोक्त सभी। तो परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप किसी से परामर्श क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको ज्ञान चाहिए, आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता, इसलिए आप परामर्श ले रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो सही होगा कि नहीं होगा, तुम बताओ क्योंकि तुम्हें इस चीज़ का आइडिया है। ठीक है, अब वो आपको बता रहा है कि नहीं यार मैंने किया था, ये हो गया था, ठीक है। ठीक है, तो आत्मज्ञान के लिए हम ऐसा चीज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य होता है कि हमें आत्मज्ञान मिलेगा। दूसरा कि आत्म स्वीकृति मिलेगी कि हमें अंदर से भी लगना चाहिए कि हाँ, ठीक है, ये बोल रहा है, सही परामर्श दे रहा है क्योंकि इसके साथ हो गया तो इसने काम कर लिया तो मेरा भी हो जाएगा। ठीक है, तो आत्म स्वीकृति भी है, सामाजिक सामंजस्य भी है, तीनों ही चीज़ें हैं, ठीक है। परामर्श के मुख्य उद्देश्य में तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं, इन्हें कहते हैं। ठीक है, जो अभावग्रस्त बालक हैं, उनके लिए जो गैर सरकारी संगठन जो होते हैं, जो योजना बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एससीईआरटी, एनसीईआरटी, आईसीईटी या एनजीओ? तो गैर सरकारी संगठन की अगर आप इंग्लिश देखेंगे ना, तो भी उसकी इंग्लिश होती है एनजीओ, ठीक है? जैसे हम लोग कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन, ठीक है? एनजीओ किसे कहते हैं? तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन जिसे हिंदी में कहते हैं गैर सरकारी संगठन। तो इससे भी आप सीधा आंसर लगा सकते हैं कि एनजीओ कहते हैं, ठीक है? जो एनजीओ होते हैं, वो ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं, एनजीओ को ही कहा जाता है, जो अभावग्रस्त जो बालक होते हैं, उनके लिए योजना बनाते हैं, ठीक है? तो एनजीओ इसका सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र जो हैं, वो मंडलों में स्थापित किए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 10 मंडलों में मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, 10 मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें आगरा में भी है, लखनऊ में भी है, कानपुर में भी होगा। ठीक है, तो 10 स्थापित किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। लेकिन इसकी हेड ब्रांच कहाँ पर स्थित है? तो इस समय जो हेड ब्रांच है, वो प्रयागराज में स्थित है, जिसे हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? थॉर्नडाइक को, कोहलर को, टिचनर को या बिने को? तो ये भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था जब बुद्धि चैप्टर हम पढ़ रहे थे। तो किसे बुद्धि परीक्षण का हम जनक कहते हैं? तो अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोहलर जो थे वो चिंपांजी से संबंधित थे, आपको याद होगा सूझ का सिद्धांत दिया था इन्होंने। थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी थी। ठीक है, तो थॉर्नडाइक भी फेमस थे। टिचनर भी फेमस थे, कोहलर भी फेमस थे, ठीक है? तो सूझ का सिद्धांत कोहलर का था और बिने ने क्या किया था? बुद्धि परीक्षण का जनक इन्हें कहा जाता है, ठीक है? अल्फ्रेड बिने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120 या 90 से 110? ठीक है, तो वैसे सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? आपको पता होगा। ठीक है, तो टर्मन ने भी वही बताया, ठीक है, सेम बुद्धि लब्धि बताई है। तो टर्मन के अनुसार भी सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी? तो 90 से 110 हो जाएगी, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, 13 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ? 1999, 1988, 1998 या 2000? तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम जो है वो आपका 1999 में पारित हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1999 में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम पारित हुआ था। अब राष्ट्रीय न्यास है क्या? तो जो राष्ट्रीय न्यास है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो भारत सरकार है उसकी एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, राष्ट्रीय न्यास क्या है? तो राष्ट्रीय न्याय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की क्या है? एक संवैधानिक न्याय है जिसकी स्थापना किसके लिए की गई है? तो जो निःशक्त व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय अधिनियम पारित क्यों किया गया था? न्यास अधिनियम 1999 में पारित किया गया था और जो निःशक्त व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए इसे पारित किया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, सिकंदराबाद में, मुंबई में या नई दिल्ली में? तो जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान है वो आपका देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो देहरादून जो है यहाँ पर राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन जो सशक्तिकरण है,
ठीक है? जो दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, उनके लिए जो संस्थान बनाया गया है, वो देहरादून में स्थित है। ठीक है? पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट केन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो व्हाइट केन डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या 8 अक्टूबर? तो ध्यान रखना कि जो व्हाइट केन डे है, वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है? पहला ऑप्शन यहाँ पे ठीक है और कब से मनाया जा रहा है? तो 1964 से ये मनाया जा रहा है। कहाँ पर मनाया जाता है? तो अमेरिका में ये मनाया जाता है, ठीक है? व्हाइट केन डे। केन का मतलब होता है बेंत, बेंत का मतलब समझ रहे हैं? जो डंडा लेकर चलते हैं, ठीक है? जो दृष्टिबाधित होते हैं, आपने देखा होगा कि वो किसी न किसी के सहारे से चलते हैं, जो बेंत वगैरह होता है, उसके सहारे से चलते हैं, तो उन्हीं के लिए व्हाइट केन डे मनाया जाता है, ठीक है? क्यों मनाते हैं? तो अंधे तथा नेत्रहीन व्यक्तियों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए अमेरिका में इसे मनाया जाता है। ठीक है? जो अंधे व्यक्ति हैं या जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया है, ठीक है? तो उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए व्हाइट केन डे मनाया जाता है। ठीक है? 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1964 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है? तो जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन थे हमने सारे देख लिए। काफ़ी टफ आए थे इसमें, इसलिए अच्छे से इसे पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना क्वेश्चंस को जितने भी आए हुए हैं। ठीक है? डेट वगैरह जितनी भी सन वगैरह दी जाती है ना, उन्हें और अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है? सन को आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर कोई चीज़ 1960 में हुई है, फिर अगली चीज़ 1970 में हुई है या फिर कोई चीज़ है जो 1920 में हुई, तो आप सीरियल से लगा लें। 1920 वाले को पहले रखें, ठीक है? उसके बाद 1960 वाले को रखें, फिर 1970 वाले को रखें। तो ऐसे करके चीज़ों को जल्दी से आप याद कर सकते हैं, ठीक है? अगर ऊपर-नीचे लिखेंगे तो जल्दी याद नहीं होती चीज़ें। तो जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चंस थे हमने सारे देख लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। और एक बात का ध्यान रखना कि जितने भी टॉपिक बचे थे जो जिनके वीडियो अब आ रहे हैं जैसे मैथ वगैरह के मैम आपसे करा रही हैं, ठीक है? तो उन वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है? अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ़ प्रीवियस ईयर पेपर्स करने से ही सब कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है? आपको जो टॉपिक क्लियर नहीं थे मैथ के, संस्कृत के, उन्हें अच्छे से देखो क्योंकि हम मुझे पता है कि व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ़ प्रीवियस ईयर से काम चलाना चाह रहे हैं कि सिर्फ़ प्रीवियस ईयर करेंगे और काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा अगर क्वेश्चन घुमाया गया, थोड़ा-सा इधर-उधर किया गया तो आपको बहुत दिक्कत होगी। इसलिए मैथ के वीडियोज़ को अच्छे से देखें, ठीक है? साइंस की वीडियो को अच्छे से देखें। तो टॉपिक जितने भी आपके क्लियर नहीं हुए हैं, उन वीडियोज़ को अच्छे से देख लें क्योंकि अभी आपको टाइम मिल गया है, ठीक है? मई लास्ट में आपके पेपर होने हैं, तो अभी टाइम है। अच्छे से जितने भी वीडियोज़ आपने नहीं देखे, उन्हें अच्छे से क्लियर कर लें। जितने भी टॉपिक नहीं आपने क्लियर करे, उन्हें क्लियर कर लें। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर दें। तब आपको पता चलेगा कि आपका टेस्ट सही से टेस्ट तभी होगा आपका कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं 15 में, ठीक है? तो अच्छा यही है कि पहले आप सारे जितने भी टॉपिक आपके रह गए, उन्हें क्लियर कर लें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।